मेरे जाने से होगा। मोदी जी को चला अब जगना ही ना होगा, अब समय आ गया है उनके जगने का। 5 साल में एक बार जगते हैं। कहां तक हुआ है चला? गुणित अनुपात का नियम। आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। गुणित अनुपात का नियम। अब कहता है चला गुणित अनुपात के नियम 1803 में किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ चला कि अगर हाइड्रोजन है H2, गौर फरमाइएगा, अगर H2 प्लस O2 बराबर H2O हो, यहां पर चला 2 दे दीजिए, देखिए तो बैलेंस हो रहा है। 2 2 2, यहां नहीं, यहां चला 2 दे देते हैं और यहां 2 दे देंगे। हाँ, अरे रुके यार, यहां ईच की दूगो ई दूगो है, ये है तो चला बैलेंस तो है। नहीं, यदि यहां 2 दे देते हैं, यहां 2 है, यहां 2। अरे रुक यार, काहे गड़बड़ा रहा है। अच्छा, यहां से 2 हटा देते हैं, अब ठीक है। इचला इसका कोई रूल नहीं है, दिस इज हिट एंड ट्रायल। अब तुमको आगे आपका कैसे गड़बड़ा गया? ये गड़बड़ाने का कोई मतलब नहीं, इसको हम रट के थोड़े रखे हैं। ये हीट एंड ट्रायल से ही आप इक्वेशन को बैलेंस, हम आपको इक्वेशन बैलेंसिंग का 15-20 को सिखाएंगे अलग से कि आप इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछा है इक्वेशन बैलेंसिंग पे। इसका द्रव्यमान हो जाएगा 2 दूनी 4 ग्राम, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 8 दूनी 16 ग्राम, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 ग्राम होगा। ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी कितना? 32। ये हो जाएगा 16 दू 18 दूनी 36 ग्राम, बोलन रे। तो ये हो जाएगा 32 और 4 36 ग्राम, ये भी हो जाएगा 36 ग्राम। तो बताओ रिएक्टेंट का जो द्रव्यमान था, प्रोडक्ट का जो द्रव्यमान है, दोनों बराबर है कि अलग अलग? तो गौर फरमाइएगा, कहते हैं ई हो गया 2H2, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, 32 4 36 इधर हो गया, 36 इधर हो गया, ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। लेकिन चला इसमें अब मामला क्या है, आगे हम लोग और पढ़ेंगे इसको, परमाणु, अणु। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, परमाणु किसको कहते हैं? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को परमाणु और तत्व के सूक्ष्मतम कण को अणु। मारेंगे कान के नीचे। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, याद है? तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, बोलो रे। तो एक बात बताइए आप, अगर ये थोड़ा सा अप लेवल में हम लोगों को जाके पढ़ना होगा, चला इसमें परमाणु कितने? देखो न हम समझाते हैं, मामला गड़बड़ा जाएगा। यौगिक परमाणु, अणु, ध्यान देना। अगर एक H2 है, यानी H2 है, तो परमाणु हो गया जाएगो नंबर से वो, अणु हो गया 1। अगर यहां 2H2 है तो परमाणुओं की संख्या हो गई 2 दूनी 4, अणु हो गया 2। जो यहां होता है वही अणु होता है। जैसे अगर H2O है तो परमाणु हो गया 2 1 3, कैगो है H2O? एगो, एकेगो ना है, तो ये हो गया अणु। आप कहिएगा ऐसा क्यों होता है?
तो तत्व जो हम लोग गिनते हैं उसका जो सूक्ष्मतम कण होगा वो परमाणु होगा। तो 2 गो ये हो गया, 1 गो ये हो गया, 3 गो हो गया। अणु होता है यौगिक का सूक्ष्मतम कण। किसका सूक्ष्मतम कण? तो यौगिक H2O एक यौगिक है, तो 1 गो हो गया अणु। यहीं पर अगर 2 H2O हो जाता तो हो जाता 2 1 3 दूनी 6। आप अणु कितना, अणु कितना रे? 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो रे। जल्दी से इसको कहीं लिख लो, बताते हैं। हो गया है? जल्दी लिख। कोई बच्चा है जो 3rd एडिशन का फिजिक्स वाला बुक लेके पढ़ा है? फिजिक्स का 3rd एडिशन जब आया था तब से लिया है और पढ़ रहा है। कुछ कुछ करेक्शन होगा, अभी दीजिएगा तो आप अपना किताब हमको। हो गया? नहीं हुआ? अब देखिए, चला जाए। तो अगर कोई रासायनिक समीकरण है, बताइए इसमें परमाणु कै गो? अरे 2 दूनी 4। बहुत बढ़िया। परमाणु की बात कर लेते हैं। परमाणु, परमाणु हो जाएगा कै गो? 4। यहां परमाणु कै गो? 2 गो ना। यहां परमाणु 2 1 3 दूनी 6 गो। बोलो हाँ या ना। 2 1 3 दूनी 6। अणु यहां कै गो? अणु, अणु 2 गो ना। यहां जो रहेगा वही अणु है। यहां कै गो? यहां कै गो? अब बताइए हमको, अणुओं की संख्या रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम है क्या? इसमें परमाणु देखो तो कै गो है? 4 2 6 गो रिएक्टेंट में। अब प्रोडक्ट में भी कै गो? अणुओं की संख्या रिएक्टेंट में कै गो? प्रोडक्ट में कै गो? बोलो रे। आप भार निकालिए, भार निकालिएगा तो ये हो जाएगा। हाइड्रोजन का होता है 1 1 1 होता है भार। ऑक्सीजन का होता है 8 16 16 होता है भार। तो बताइए 2 दूनी 4। हाइड्रोजन का 1, तो 1 दूना 2 2 दूनी 4। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 दूनी कितना? 32। ये हो जाएगा 16 2 18 दूनी कितना? 36। बोलो हाँ या ना। अब देखो तो रिएक्टेंट का भार कितना है? 32 4। अब प्रोडक्ट का भार कितना है? नहीं निकालने आता, कोई बात नहीं, आगे हम निकालना भी आपको सिखाने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर है परमाणु की नहीं है? अरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर है। ये बराबर बराबर है और ये बराबर नहीं है, और ये बराबर है। बोलो रे। तो देखिए, एक होता है संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि अभी जो है, कल भी अगर वो नहीं बदला, परसों भी वो नहीं बदला, तो वो संरक्षित है। जैसे अभी अगर आपके पास, किसी के पास सोने का लॉकेट है और वो कल भी था, परसों भी रहेगा और तरसों भी रहेगा, तो कहते हैं वो संरक्षित है। क्या है वो? तो चला, यहां द्रव्यमान जो रिएक्टेंट में अभी भी है, प्रोडक्ट में भी वही है, तो कहेंगे ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। वही ये संतुलित समीकरण होगा तब। अगर असंतुलित है, आप कहिएगा ये संतुलित है कि असंतुलित है, देख लो। ये समीकरण संतुलित है। अगर यही चला असंतुलित होता, असंतुलित समीकरण होता, तो होता H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। ये असंतुलित समीकरण है। बोले वे नहीं करेगा। तो अगर असंतुलित समीकरण बताओ तो कुछ भी बराबर होगा क्या?
तो असंतुलित समीकरण में देखो यहां पर अगर परमाणु निकालेंगे 2 और 2 4, इस साइड कितना है 2 1 3 न रे। अणु निकालेंगे तो 1 1 2, इधर 1 1 है। द्रव्यमान निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और 16 दूनी 32, 32 2 34 हो जाएगा, ये 18 2 20 होगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण में जितना हाइड्रोजन इधर होगा उतने हाइड्रोजन इधर होगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण में जितना हाइड्रोजन इधर होगा उतना हाइड्रोजन इधर हो, यह जरूरी नहीं है। बोलन रे, हो भी सकता है और नहीं भी। आप कहिएगा जैसे जिसमें जरूरी नहीं है, तो जैसे कार्बन ले लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2। इस संतुलित भी यही है और संतुलित भी यही है। बोलवे नहीं करेगा। तो चला, कहने का मतलब यह हुआ कि संतुलित रासायनिक समीकरण में कौन कौन बराबर रहता है। एगो परमाणु बराबर होता है और एगो परमाणु भार बराबर, अणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। और संतुलित रासायनिक समीकरण में न परमाणु बराबर होता है, ना अणु बराबर होता है, ना परमाणु भार बराबर होता है। बोलन रे, तो लिखिएगा, पहले ये दोनों लिख लीजिए, फिर आराम से लिखाते हैं। हो गया। कलम आपका क्यों नहीं चल रहा है? मतलब सड़ा हुआ कलम लेके चलाते हैं पढ़ने। हो गया, एकदम आराम से लिखिए। हो गया, चला। अरे हो गया। तो हम ये कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान भार और द्रव्यमान केमिस्ट्री में सेम होता है, याद रखना। फिजिक्स में भार और द्रव्यमान अलग अलग होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अरे ये कह सकते हैं क्योंकि रिएक्टेंट का जो द्रव्यमान है वही प्रोडक्ट का द्रव्यमान है। तो लिखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताओ, संतुलित रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या समान है कि अलग अलग? भार, द्रव्यमान भी कहेगा समान होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान सेम होता है। अब देखिए चला, कहते हैं क्वथनांक, ये हमेशा ध्यान रखिएगा चला जी, अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल गलनांक घटता है। आप कहेगा ये क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है? तो गौर फरमाइएगा, क्वथनांक होता है चला जी बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर कोई चीज खौलता है।
हे रे, क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट जिस पर कोई चीज क्या होता है, खौलता है, और एक होता है गलनांक जिस पर कोई चीज गल जाता है। एक बात बताइए, गलनांक बोले तो मेल्टिंग, मेल्टिंग अगर पॉइंट की बात करें जिस पर कोई चीज गल जाता है। अब एक बात बताइए, नाला का पानी ले लीजिए, वो जो नाला बह रहा है, उन नाला का पानी ले लीजिए और उसको आप गर्म कीजिए, ठीक है, और शुद्ध पानी ले लीजिए उसको आप गर्म कीजिए, दोनों में जल्दी कौन खोलेगा? पक्का? इसका मतलब अशुद्धि मिलाने से, अगर ये नाला का पानी है, नाला का पानी है और ये हो गया शुद्ध पानी, शुद्ध पानी है, तो नाला का पानी अगर चला 110, शुद्ध पानी 100 डिग्री सी पर खोलेगा, तो नाला का पानी 110 पर खोलेगा, बोले ने? इसका मतलब ये हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट नाला अशुद्धि मिलाने मिल जाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा कि घटा? तो अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइल करने का पॉइंट यानी खोलने का बिंदु जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बताओ, अगर ये जम गया और ये भी जम गया तो इसमें तो अशुद्धि है, जमेगा तो आपस में जुड़ने देगा कि नहीं जुड़ने देगा? जुड़ने देगा। इसमें अशुद्धि है तो आपस में जुड़ने देगा, तो जल्दी कौन गलेगा? जल्दी नाला का पानी गलेगा कि शुद्ध पानी गलेगा? नाला का पानी गलेगा, क्योंकि इसमें अशुद्धि है, ये इसको बॉन्ड बनाने नहीं दे, बोलो रे। तो कहते हैं चला नाला का पानी जल्दी गलेगा, नाला का पानी जल्दी गलेगा, यानी अशुद्धि मिलाने से गलनांक घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। लेकिन ये चला, जब क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम हॉल में, तो आपको कहेगा पानी में नमक मिला दिए, फलना में चिलना मिला दिए, चिलना में ढकेलना मिला दिए, तो सबको तुम अशुद्धि मानना और नाला के पानी के जैसा ट्रीट करना, तो क्वेश्चन बन जाएगा। आपको जैसे कहेगा शुद्धि मिलाने से क्या होगा, तो कहेंगे जल्दी खोलेगा नहीं, अर्थात क्वथनांक बढ़ेगा, और जल्दी गल जाएगा, क्योंकि उसके बीच में अशुद्धि है तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बोले वे नहीं करेगा। लिखिए, किताबें में लिखिए ना, अशुद्धि मिलाने से, अशुद्धि मिलाने से अशुद्धि मिलाने से अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक, क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है, क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है चला, घटता है। अरे छोटा, जल्दी खोलेगा कि लेट से खोलेगा? तो क्वथनांक बढ़ता है और गलनांक घटता है, और गलनांक घटता है। अब आपको चला जी करेगा क्या ना, ऑप्शन दे देगा, शुद्ध पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ता गलनांक घटता, क्वथनांक घटता गलनांक बढ़ता, क्वथनांक बढ़ता गलनांक बढ़ता, क्वथनांक घटता गलनांक घटता, मामला हो जाएगा गड़बड़। तो चला आप ध्यान रखिएगा, जल्दी खोलता नहीं है इसलिए क्वथनांक बढ़ता आ गलनांक घटता, बोलन रे, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, शुद्ध पानी अगर 100 डिग्री सी पर खोलेगा तो अशुद्ध पानी जो होगा वो 100 से अधिक पर खोलेगा कि कम पर खोलेगा? जल्दी खोलेगा। अशुद्ध पानी मतलब दिमाग में इमेजिन करना, नाला का पानी, कहां का पानी? अब कहते हैं चला भारी जल, गुरु जल इसी को कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये 101.4 डिग्री सी पर खोलता है। ईथर कितना डिग्री सी पर खोलता है? 34। ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, कहते हैं चला कुछ होता है जो विद्युत का कुचालक है, उसका लिस्ट है, वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है। इसको ध्यान से देख लीजिए, विद्युत का कुचालक,
विद्युत का क्या चला? कुचालक। विद्युत का मामला क्या है, गौर फरमाइएगा। विद्युत का कुचालक का लिस्ट है, जैसे रबर, पोर्सलीन, चीनी मिट्टी। कौन मिट्टी चला? पोर्सलीन, रबर, पोर्सलीन, चीनी मिट्टी। रबर, पोर्सलीन, चीनी मिट्टी, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं चला? जिसमें हाइड्रोजन और क्या हो? कार्बन हो, उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फिर शुद्ध जल, वर्षा का जल, आशुत जल, इस सब, एक मिनट, होल्ड ऑन रे, हे रे, बुझवे नहीं करता है। अब कार्बोहाइड्रेट में सब आ गया। कौन कौन? जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, बोलो रे, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ये सब आ गया। कभी कभी क्या होता है चला, शुद्ध जल भी ऑप्शन में रहता है, वर्षा का जल भी ऑप्शन में रहता है। इन दोनों में से अगर आपको एक चुनना होगा तो क्या चुनिएगा? वर्षा का जल चुनना है। बोलन रे, अब इसको लिख लो। हाँ, पोर्सिलीन होता है बिजली का तार जिस पर फ्यूज देखें, फ्यूज पोर्सिलीन का बना होता है। हाँ, चीनी मिट्टी भी कहते हैं उसको। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोकार्बन हो गया जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा उसे क्या कहेंगे चला जी? हाइड्रोकार्बन। पढ़ने के लिए चला बहुत कुछ है जो बुक में अभी तक दर्ज भी नहीं है, लेकिन नए ट्रेंड में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हो गया। डिस्टिल वाटर वही हो गया। पानी में अशुद्धि मिलाने से ये जल्दी जमेगा। नाला का पानी जल्दी जमेगा कि शुद्ध पानी जल्दी जमेगा? बाप रे बाप, नाला का पानी जल्दी जमेगा। नाला का पानी ऑलरेडी जमले रहता है। अशुद्ध पानी का हिमांक कम होता है, जल्दी जमता है। गलनांक का उल्टा हिमांक होता है। हो गया, लिख लो कहीं पर ही भी। अशुद्ध पानी का हिमांक कम होता है, जमले रहता है, थोड़ा सा ठंडा करोगे फट से जम जाएगा। अशुद्ध पानी का हिमांक कम होता है। अशुद्ध पानी का हिमांक क्या होता है चला? कम होता है। अरे हुआ, कहते हैं चला एक बात बताइए, खाना जो हम लोग पकाते हैं पानी कितना पर खौलता है? कितना पर? 100 डिग्री सी पर। और खाना जो बनता है चला वो 125 से 130 डिग्री सी पर।
खाना बनता है 125 डिग्री सी से 130 डिग्री सी पर। कितना से कितना पर? 125 से 130 पर खाना बनता है हमारा। प्रेशर कुकर में कहेगा टेम्परेचर कितना रहता है, तो प्रेशर कुकर में चूंकि खाना बनता है तो वहां का टेम्परेचर कितना रहता है? 125 से 130 डिग्री सी। कहता है चला कि वर्षा का जल, आसूत जल, शुद्ध विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल, शुद्ध जल, इस सब विद्युत का क्या है? कुचालक। कहता है प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि कुकर के अंदर जब दाब बढ़ता है तो तापमान कितना से कितना हो जाता है? 125 से 130 डिग्री सी। अब एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि अगर कोई नाव है चला, इसका डिटेल आप फिजिक्स में पढ़िएगा। इन नदी है, और ई समुद्र है ना? ई नदी है कि समुद्र है? ई का है? तो चला अगर कोई आदमी नदी से समुद्र में जाएगा कोई नाव तो ऊपर उठेगा, और अगर समुद्र से नदी में आएगा तो नीचे जाए। बोलन रे। तो चिल्ला जी मामला ये है कि आपको ये ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा। ये होता क्यों है ये हम आपको फिजिक्स में बताएंगे। घनत्व के कारण। समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, चूंकि इसमें नमक होता है तो इसलिए ये ऊपर चला जाता है। तो अब मामला ये है चला जी कि आपको ये ध्यान रखना है, आप यहां से चले जाइएगा अमेरिका तो ऊपर उठिएगा कि नीचे जाइएगा? अरे ऊपर उठिएगा कि नीचे जाइएगा? यहां से चले जाएगा पाकिस्तान, छोटे जगहों पर जाने पर लोग नीचे जाता है और बड़े जगहों पर जाने पर लोग ऊपर जाता है। इसका मतलब नदी छोटा जगह है, समुद्र बड़ा जगह है। छोटे से बड़े में आइएगा ऊपर उठिएगा, आप बड़ा से छोटा में जाइएगा तो नीचे। आपको कहेगा समुद्र में चले जाएगी नाव तो कहेंगे ऊपर उठेगा। बोलन रे। नदी में चली जाएगी समुद्र से क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा। बोलो ना रे। तो कहने का मतलब ये, अब आपको पूछेगा इसी तर्ज पे बताओ तैरना कब आसान होगा? जब आप ऊपर रहिएगा तब कि जब आप नीचे रहिएगा तब? ऊपर रहिएगा तब ना। तो नदी में तो नीचे चल जाता है आदमी। नदी छोटा जगह है तो नीचे जाता है, घनत्व तो कम होने के कारण। पानी का घनत्व तो कम होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे फिजिक्स में। तो आपको लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ दे कि बताइए तैरना कहाँ आसान होगा, कहेगा समुद्र में डूब जावे हो, नदियों में ठीक होता है। तो वो लॉजिक नहीं लगाना है। नदी में तैरना मुश्किल है, समुद्र में तैरना आसान, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाएगी, कहां जा रही है? कहां जा रही है? समुद्र में, तो थोड़ा ऊपर आ। जब कोई नाव समुद्र से यानी बड़े जगह से छोटे जगह में जाएगी तो थोड़ा नीचे होकर तैरेगी। तो तैरना कहां आसान हुआ? कहां आसान हुआ? समुद्र में। अब देखो कहते हैं चला जी, एक होता बारूद। बारूद के खोजकर्ता रोजर बेकन ने किया था। बारूद चारकोल, गंधक और सोरा का क्या है? मिश्रण है। सोरा का फॉर्मूला होता है KNO3, इसी को हम लोग नाइटर या सोरा कहते हैं। बोलन रे। KNO3 को नाइटर या सोरा कहते हैं, और AgNO3 को लूनर कास्टिक के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग मतदाताओं की स्याही बनाने में करते हैं। लूनर कास्टिक कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर, खड़िया, चौक, संगमरमर। एक बात बताओ, रहे रुक न रे, तुम लिखने में बहुत एक्सपर्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है संगमरमर है। संगमरमर पानी से अभिक्रिया करता है क्या? करता तो काहे संगमरमर लगाते हैं हम लोग? पानी से अभिक्रिया कर जाएगा तो बचेगा रे। हम लोग संगमरमर लगाते हैं नीचे फ्लोर में, टाइल्स लगाते हैं नीचे फ्लोर में, तो वो नहीं लगाते हम लोग अगर ये अभिक्रिया करता। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है नॉट रिएक्टेड विथ वाटर,
पानी से अभिक्रिया नहीं करता, पूछता है पानी से अभिक्रिया नहीं करता, पानी से अभिक्रिया नहीं करता, जल्दी लिखो ना। हो गया? हाँ, अरे AgNO3 लिखल नहीं दिख रहा है तुरा? हाँ, मतदाताओं की स्याही में इसी का उपयोग करते हैं, आगे लिखा हुआ है। हाँ बोलिए। क्या? चौक पानी में घुलता है? ओरिजिनल चौक थोड़े, उसमें चूना मिला दिया जाता है, इसीलिए घुल जाता है। हो गया? अभिक्रिया करेगा चला अन्य उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अरे हुआ। अब चला बताओ, मोती का जो मुख्य अवयव है वो भी है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का मुख्य अवयव कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का बाहरी आवरण बना होता है किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैप्सूल जो हम लोग खाते हैं वो लगता है प्लास्टिक है, लेकिन वो जिलेटिन प्रोटीन है। कौन प्रोटीन है? कैप्सूल जो चला हम लोग खाते हैं वो जिलेटिन प्रोटीन है। वो उसका बाहरी आवरण जो बना होता है वो जिलेटिन से बना होता है, जो पानी से अभिक्रिया करके गल जाता है। लेकिन हम लोग को देखने से लगता है वो क्या है? प्लास्टिक, जबकि वो प्लास्टिक है नहीं। अंडे का बाहरी आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम का। मोती का मुख्य अवयव कौन है? कहता है चला एक होता है HG, नाम तो सुना ही होगा, पारा, पारद या क्विक सिल्वर। HG का बहुत सारा नाम है, इसको हम लोग पारा कहते हैं, इसको हम लोग पारद कहते हैं, इसको हम लोग क्विक सिल्वर कहते हैं। क्विक सिल्वर कहते हैं, इसको हम लोग द्रव धातु कहते हैं, द्रव धातु कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चला द्रव धातु कहते हैं, बस द्रव धातु कहते हैं। रस भी कहते हैं, कहते हैं पारद, रस, क्विक सिल्वर, द्रव धातु, इसको हम पारा को कहते हैं। मोती का मुख्य अवयव, अंडे का बाहरी आवरण, कैप्सूल का आवरण, और जिलेटिन जल में घुलनशील होता है, इसीलिए जल के साथ जब इसको खाते हैं तो वो अपने आप जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है। लिख लो, जिलेटिन जल में घुलनशील होता है। जिलेटिन किसमें घुलनशील होता है? चला जल में घुलनशील होता है। जिलेटिन कहां घुलनशील होता है? जल में घुलनशील होता है। जिलेटिन किसमें घुलनशील होता है? जल में। इसीलिए चला कैप्सूल जब हम लोग खाते हैं लगता है प्लास्टिक है, लेकिन वो क्या है? जिलेटिन। मोती का मुख्य अवयव किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और अंडे का बाहरी आवरण किसका बना होता है? समुद्र में नाव जाएगा तो ऊपर उठेगा कि नीचे? नदी में जाएगा तो? क्लियर है ना? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व तो अधिक होता है, लेकिन और डिटेल में हम लोग इसको फिजिक्स के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कहते हैं चला पारा हो गया, पारद हो गया, इसी को हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं, द्रव धातु। पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग नाइटर या सोरा भी कहते हैं, जो बारूद का मुख्य अवयव है। बोलो न रे, नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है कि बढ़ता है? नीचे से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? पक्का। ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब अधिक होगा कि कम? एरोप्लेन के अंदर का दाब अधिक ना होगा? बोलो न रे। आप बाहर का दाब कम होगा। अरे छोटा बताए थे, नीचे से ऊपर जाओगे तो बाहर का दाब यहाँ 100 होगा तो यहाँ 80 ना होगा?
एरोप्लेन के अंदर का दाब 2100 होगा, याद है? पक्का? ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।